चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प तिब्बती लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है समझदारी की, भोलेपन की और एक ऐसी चुनौती की जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है, राख से बनी रस्सी। तो कहानी की शुरुआत होती है तिब्बत में, जहाँ एक बहुत ही होशियार लेकिन परेशान पिता रहते हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनका बेटा और उसका भविष्य, और इसी चिंता में वो उसे दुनियादारी सिखाने के लिए एक तरकीब सोचते हैं। ये मंत्री थे लोम्पो गार, तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री। और भाई, उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं था। दूर दूर तक कोई उनके जैसा नहीं था। लेकिन देखिए, इतनी होशियारी के बावजूद लोम्पो गार की एक बहुत बड़ी चिंता थी, उनका बेटा। वो बेचारा इतना सीधा और भोला था कि मंत्री जी को हमेशा यही फिक्र लगी रहती थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा, ये दुनिया में अपना गुजारा कैसे करेगा। तो बस अपने बेटे को आजमाने के लिए एक दिन मंत्री ने उसे 100 भेड़ें दी और शहर भेज दिया। और शर्त भी क्या रखी, एकदम साफ साफ कहा, देखो, इन 100 भेड़ों को लेकर जाओ, लेकिन इन्हें ना तो मारना है न ही बेचना है, और वापस आते समय साथ में जौ की 100 बोरियां लेकर आना। अब बेटा शहर तो पहुंच गया, पर वहां जाकर उसकी हालत खराब हो गई। पैसे थे नहीं और पिता की शर्त ऐसी, तो बस बेचारा सड़क किनारे बैठ गया, एकदम निराश। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पहेली को सुलझाए तो सुलझाए कैसे। और बस जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एंट्री होती है एक लड़की की, एक बहुत ही चतुर लड़की, जो एक कमाल का हल लेकर आती है। उसने लड़के को इतना परेशान देखा तो उसकी पूरी बात सुनी और फिर बड़े आराम से बोली, अरे, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, रुको, मैं इसका हल निकालती हूँ। और उसका तरीका देखिए, कितना आसान और कितना शानदार था। उसने कहा, भेड़ों को बेचना या मारना मना है, उनके बाल काटना तो नहीं। तो बस उसने भेड़ों के बाल यानी ऊन कटवाए, उसे बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उनसे जौ की 100 बोरियां खरीद लीं। हो गया काम, मंत्री की शर्त भी पूरी हो गई। लेकिन मंत्री जी को ये बात कुछ जमी नहीं। उन्हें लगा कि इसमें मेरे बेटे की अपनी अकल तो लगी ही नहीं। तो उन्होंने उसे फिर से उन्हीं भेड़ों के साथ वापस शहर भेज दिया। अब बेचारा बेटा क्या करता, पहुंच गया फिर से उसी लड़की के पास। और उस लड़की ने फिर एक और कमाल का आइडिया दिया। इस बार लड़की ने कहा, ठीक है, भेड़ों के सींग काटकर बेच दो। उन्होंने वैसा ही किया, सींग बेचे, पैसे आए और उन पैसों से 100 बोरियां खरीद ली। लीजिए, पहली एक बार फिर हल हो गई। अब तो मंत्री जी उस लड़की की होशियारी से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा कि अब इसे ही सीधी चुनौती दी जाए, और इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज मांग ली जो सच में नामुमकिन थी। उन्होंने कहलवाया, उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब सोचिए, राख की रस्सी, ये कैसे बन सकती है? लेकिन उस लड़की ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे एक सीधे पत्थर की सिल पर रखा और उसमें आग लगा दी। रस्सी तो जलकर राख हो गई, लेकिन उसका आकार वैसा का वैसा ही बना रहा। और लड़की ने वही पत्थर की सिल मंत्री के सामने पेश कर दी। लोम्पो गार तो बस देखते ही रह गए। रस्सी सामने थी, पर उसे उठाना नामुमकिन था। उठाते ही वो बिखर जाती। लड़की ने उन्हें पूरी तरह से मात दे दी थी। तो उस लड़की के समझदारी से मंत्री इतने खुश हुए कि उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक होशियार लड़की की नहीं है। ये कहानी उस संस्कृति और उस जगह के बारे में भी बहुत कुछ बताती है जहां से ये आई है। ये जो राख की रस्सी है, ये एक तिब्बती लोक कथा है। लोक कथा यानी वो कहानियां जो किसी एक ने नहीं लिखी, बल्कि जो पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जाती हैं, और उनमें पूरे समाज की सोच, उनके मूल्य और उनकी यादें बसी होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये लोक कथाएं किसी भी संस्कृति की विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ का खाना पीना, कपड़े या त्योहार होते हैं। तो अगर हमें इस कहानी को और गहराई से समझना है, तो हमें उस जगह को भी समझना होगा जहाँ ये कहानी जन्मी, यानी तिब्बत, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसे दुनिया की छत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ऊंचे पठार पर बसा है, और यहाँ की जो खास बनावट है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूखी और ठंडी हवा, इन सब चीज़ों ने वहाँ के लोगों के रहन सहन के हर पहलू पर अपना असर डाला है।
और ये असर बहुत साफ दिखता है। जैसे वहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो लोग भारी और गर्म कपड़े पहनते हैं। मौसम सूखा है तो पेड़ पौधे कम उगते हैं, खासकर पूर्वी हिस्से को छोड़कर। धूप बहुत तेज होती है, इसलिए घरों में ज्यादा खिड़कियां बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि वहाँ भूकंप का खतरा भी रहता है, इसलिए इमारतों की दीवारें हल्की सी अंदर की ओर झुकी होती है। मतलब वहाँ का माहौल और संस्कृति एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और ये सारी परंपराएं जो वहाँ की जमीन से ही पैदा हुई हैं, यही तो वो विरासत है जो इन कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है कि हमारी अपनी विरासत में ऐसी कौन सी कहानियाँ, कौन सी परंपराएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को